यहां पर आप समझोगे कि बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें कितने कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, इन कॉलम्स को कैसे फिल करना है और सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या मीनिंग है, ये समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहां पर आपको टोटल 6 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, जिसके फर्स्ट कॉलम में आपको लायबिलिटीज, सेकेंड और थर्ड कॉलम में अमाउंट, फोर्थ कॉलम में एसेट्स, फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम में अगेन अमाउंट लिखना है और अमाउंट के नीचे रुपी का सिंबल देना है। यह समझ में आ गया। अब यहां पर दो अमाउंट कॉलम क्यों है, इसे अच्छे से समझो। अगर सम में किसी एक अकाउंट के अमाउंट में से दूसरे अकाउंट के अमाउंट को एडजस्ट करना है तो आपको पहले अकाउंट के अमाउंट को फर्स्ट अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अब इस अमाउंट में से दूसरे अकाउंट के अमाउंट को एडजस्ट करना है और जो एडजस्टेड अमाउंट मिलेगा उसे आपको सेकेंड अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह समझ में आ गया। और अगर सब में किसी अकाउंट के अमाउंट में से दूसरे अकाउंट के अमाउंट को एडजस्ट नहीं करना है तो आपको उस अकाउंट के अमाउंट को डायरेक्टली सेकेंड अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। इसके बाद आपको बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट 31 मार्च जो ईयर सम में दिया होगा उस ईयर को यहां पर लिखना है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें कितने कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, इन कॉलम्स को कैसे फिल करना है, यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सारे लायबिलिटीज के मीनिंग को समझते हैं। ये अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है। ये अमाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है। ये समझ में आ गया। बिजनेस अपने प्रॉफिट में से जो अमाउंट रिजर्व करता है फॉर जनरल पर्पस, उस रिजर्व को जनरल रिजर्व कहा जाता है। और अगर बिजनेस उस रिजर्व के अमाउंट को बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करता है तो उस फंड को रिजर्व फंड कहा जाता है। बिजनेस का टोटल प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है उस टोटल प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड के अमाउंट को बिजनेस ने जो बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया है उस फंड को प्रोविडेंट फंड कहा जाता है और उस इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट को इस साल के प्रॉफिट पे जो टैक्स पे करना है उस एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट को प्रोविजन फॉर टैक्स कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। सप्लायर्स को उनके गुड्स के अगेंस्ट जो पेमेंट करना है उन्हें सन्ड्री क्रेडिटर्स कहा जाता है। सप्लायर्स को बिल्स के अगेंस्ट जो पेमेंट करना है उन्हें बिल्स पेबल कहा जाता है। बैंक को उसके लोन के अगेंस्ट जो पेमेंट करना है उसे बैंक लोन कहा जाता है। पार्टनर को उसके लोन के अगेंस्ट जो पेमेंट करना है उसे पार्टनर्स लोन कहा जाता है। बैंक के करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। दूसरे बिजनेस के सर्विस का एक्सपेंस जो अपने बिजनेस में ड्यू हुआ है लेकिन 31 मार्च तक उस सर्विस का पेमेंट नहीं हुआ है उस अमाउंट को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेबल कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। दूसरे बिजनेस के सर्विस का एक्सपेंस जो अपने बिजनेस में इनकर्ड हुआ है लेकिन 31 मार्च तक उस सर्विस का पेमेंट ड्यू नहीं हुआ है उस अमाउंट को एक्रूड एक्सपेंसेस कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने से पहले जो अमाउंट एडवांस में रिसीव्ड हुआ है उस अमाउंट को प्री रिसीव्ड इनकम और अर्न्ड इनकम कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको सारे लायबिलिटीज का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सारे एसेट्स के मीनिंग को समझते हैं। तो बिजनेस की जमीन को लैंड और लैंड पे कंस्ट्रक्शन को बिल्डिंग कहा जाता है। फैक्ट्री को प्लांट और फैक्ट्री के मशीन्स को मशीनरी कहा जाता है। टेबल्स एंड चेयर्स को फर्नीचर और ऐसे आइटम्स जो वॉल और सीलिंग में फिक्स है उन्हें फिक्सचर्स कहा जाता है, जैसे कि सीलिंग फैन। प्रीमाइसेस का मतलब होता है प्रॉपर्टी।
बिजनेस की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे बिजनेस को कोई रेंट या इंटरेस्ट पे नहीं करना है, ऐसी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कहा जाता है। बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी जिसे बिजनेस ने लंबे समय के लिए रेंट पे लिया है और उतने समय का पूरा रेंट एडवांस में पे किया है, ऐसी प्रॉपर्टी को लीज होल्ड प्रीमाइसेस कहा जाता है। यह समझ में आ गया। ऑफिस के कंप्यूटर, प्रिंटर और लैपटॉप को इक्विपमेंट कहा जाता है। फैक्ट्री के मशीन के टूल्स को लूज टूल्स कहा जाता है। जनरल मोटर कार एंड व्हीकल को मोटर कार्स एंड व्हीकल्स कहा जाता है। गुड्स को डिलीवर करने वाले वैन को डिलीवरी वैन कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी के वैल्यू को गुडविल कहा जाता है। बिजनेस के पास किसी चीज को प्रोड्यूस करने का अगर सोल राइट है तो उस राइट को पेटेंट कहा जाता है। बिजनेस के पास किसी चीज को कॉपी करने का सोल राइट है तो उस राइट को कॉपीराइट कहा जाता है। बिजनेस के पास किसी नाम, लोगो, सिंबल और स्लोगन को यूज करने का सोल राइट है तो उसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। बिजनेस दूसरे कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को परचेस करता है या बैंक में फिक्स डिपॉजिट करता है तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बिजनेस किसी को लोन या एडवांस देता है तो उसे लोन्स एंड एडवांसेस कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट को प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कस्टमर से गुड्स के अगेंस्ट जो पेमेंट लेना है उन्हें सन्ड्री डेटर्स कहा जाता है। कस्टमर से बिल्स के अगेंस्ट जो पेमेंट लेना है उन्हें बिल्स रिसीवेबल कहा जाता है। बिजनेस के कैश बैलेंस को कैश इन हैंड कहा जाता है। बैंक के करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस को कैश एट बैंक कहा जाता है। गुड्स के स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। स्टेशनरी के स्टॉक को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहा जाता है। पोस्टेज स्टैंप्स के स्टॉक को स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैंप्स कहा जाता है। ऑयल, ग्रीस, कॉटन के स्टॉक को स्टोर्स कहा जाता है और इक्विपमेंट के छोटे मोटे पार्ट्स को स्पेयर पार्ट्स कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। बिजनेस के सर्विस का पेमेंट जिसे बिजनेस ने कमाया है और ड्यू भी हुआ है लेकिन 31 मार्च तक वो पेमेंट बिजनेस को रिसीव्ड नहीं हुआ है, ऐसे अमाउंट को आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम रिसीवेबल कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। बिजनेस के सर्विस का पेमेंट जिसे बिजनेस ने कमाया तो है लेकिन 31 मार्च तक वो पेमेंट ना ड्यू हुआ है और ना बिजनेस को रिसीव्ड हुआ है, ऐसे अमाउंट को एक्रूड इनकम कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। सर्विस लेने से पहले अगर बिजनेस उस सर्विस का पेमेंट एडवांस में पे करता है तो उस अमाउंट को प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। इंश्योरेंस कंपनी से अगर किसी क्लेम का अमाउंट लेना है तो उसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कहा जाता है। बिजनेस का टोटल लॉस जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है उस टोटल लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस और एक्यूमुलेटेड लॉस कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। ये अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है और ये अमाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है। ये भी समझ में आ गया। और लास्ट में आपको एसेट्स का, सारे एसेट्स का टोटल करना है और उस टोटल को यहां पर लिखना है और सारे लायबिलिटीज का टोटल करना है और उसे यहां पर लिखना है। ये भी समझ में आ गया। और ये दोनों अमाउंट एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको सारे एसेट्स का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा।